नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं एब्रोगेशन 370-35 से हुआ, जनता ने खुले हाथों से स्वागत किया, पर कहीं ना कहीं वायदा किया गया था प्रगति के रास्ते खुलेंगे, नई डेवलपमेंट होगी और जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। इसी विषय में आज बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम रंधावा जी, जो पूर्व MLC और साथ ही वरिष्ठ नेता भाजपा के। तो सवाल तो बनते ही हैं। विक्रम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू रश्मि जी। कोविड है सर? हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल है सर, तो मास्क। धन्यवाद धन्यवाद। आपके कैमरामैन ने कहा था आवाज ठीक नहीं आएगी। नहीं सर, आ जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा बोलने में दिक्कत होती है। आप तो नेता लोग हैं, आपको तो आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि खुद की सुरक्षा, आपके परिवार की, कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा भी है सर। और जिस तरह से पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, आप भी जानते हैं किस तरह से वेव 2 ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। सर, सबसे पहला सवाल, जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी, क्या उस उम्मीद पर खरी उतर रही है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, सबसे पहला सुनिश्चित तौर पर हम उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। उसके बाद 2014 और 2019 हमने रिपीट किया है। अगर उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे होते तो 282 से 303 पे नहीं पहुंचते थे। ये उम्मीदों पे खरे उतरे थे तो अगली छलांग लगाई है। 2024 में 350 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में लेगी। बिल्कुल सर, इलेक्शन के दौरान, बिल्कुल सही फरमाया आपने, इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा था, जितने भी डेली वेजर्स हैं, जब भी अगर सरकार में आते हैं तो सबसे पहले उनको परमानेंट किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पुरानी सरकारों का पाप है, जो पुरानी सरकारों की घंटी जो हमारे गले बांधी। अगर वाकई ऐसी बात थी तो मैनिफेस्टो में क्यों रखा सर? देखिए, कारण ये है कि जब मैनिफेस्टो तैयार होता है तो वो उसकी बड़ी बुनियाद होती है। और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हो, झूठे वादों वाला मैनिफेस्टो कभी तैयार नहीं होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लायबिलिटी हमें दहेज में मिली थी। हम 2014 में सरकार में आए थे, तो 2002 के बाद जो सरकारें बनी, उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ लोगों को एडजस्ट करवा दिया। किसी को 1500 के ऊपर, किसी को 2500 के ऊपर, किसी को 800 के ऊपर, और बाद में उनको डिपार्टमेंट में काम ना लेते हुए अपने घरों के निजी काम लिए। किसी को माली बना दिया, किसी को कह दिया मैं अपनी श्रीमती जी के साथ बैठा हूँ, मेरे बच्चों को खिलाओ, किसी को कह दिया मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूँ, हमारे कपड़े धो दो। जिन्होंने काम करवाया इनसे, नाजायज इस्तेमाल इन बच्चों का किया, शोषण किया गया इन बच्चों का। मुझे लगता है कि अगर बच्चे ईमानदारी से कभी इनसे पूछो, और इनसे उन लीडरों के नाम लेने चाहिए कि वो कौन कौन लीडर है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमने जो वादा किया है, हम जब सरकार में आए, हमारी कोलिशन सरकार थी, आपको पता ही है, और जब हमने कहा कि हम 4th क्लास के सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को परमानेंट करने का प्रयास करेंगे, तो फिर वो जम्मू कश्मीर की बात थी। जम्मू वाला भी, कश्मीर वाला भी। कोलिशन सरकार थी, PDP को भी पता था कि ये हमारे लिए भी ये लोग लायबिलिटी हैं, इनको हम क्लियर करेंगे। और हमने प्रयास भी किया आहिस्ता आहिस्ता। पहले इनके थोड़े वेजेस बढ़ाए कि इनको कम से कम ठीक से पैसा तो मिले। हालांकि 6700 मिलता है, वो कोई अमाउंट नहीं है, कुछ नहीं। आज की डेट में तो 30,000 भी मिले तो वो भी कम है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो सरकार जल्दी चली गई, आपको पता ही है, 3.5 साल के बाद यहाँ सरकार गिर गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद गवर्नर रूल आ गया, फिर धारा 370 हटी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बन गई। अभी LG साहब, मनोज सिन्हा साहब ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया है। हमारी लीडरशिप में से रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी ने दिल्ली तक इस आवाज को सख्ती से उठाया है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। सर, उस आवाज पर अमल नहीं होता। रविंद्र रैना जी भी बार बार आवाज उठाते हैं, बड़ी बार आवाज। सबसे एक सवाल, जब आपने अभी बात ही किया आपने अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की, उन्होंने ये भी वायदा किया था जनता से, ये आप भी जानते हैं, हम भी हमारी मीडिया के माध्यम से, कि टोल प्लाजा उखाड़ कर फेंक देंगे। आज तक वो तो हुआ नहीं, लगते ही जा रहे हैं ना सर, जनता की जेबों में से तो जाता जा रहा है ना पैसा। देखिए, टोल लगना एक, हम वही बात करते हैं जिस पर अमल करते हैं। देखिए, टोल लगना एक नेशनल हाईवे पॉलिसी के तहत था। रविंदर जी ने ये नहीं कहा था कि हम टोल प्लाजा खत्म कर दे। उन्होंने कहा था ये सरोवर में लगा है, अगर वो डिस्टेंस पैरामीटर 45 किलोमीटर के स्पैन के हिसाब से नहीं होगा, फिर इसको यहाँ से उखाड़ेंगे और दूसरी जगह जहाँ फिट होता है वहाँ वो डिपार्टमेंट लगा सकता है। क्योंकि लोगों की ये शिकायत थी कि बन टोल प्लाजा और सरोवर टोल प्लाजा के बीच में 45 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं बनता है, कम बनता है, तो 45 किलोमीटर पूरा करो। तो यही होता था कि सरोवर से उठा के 10 किलोमीटर आगे चला जाता था। लेकिन जो टोल है, मैं फैसिलिटी चाहता हूँ, मुझे सड़क चाहिए
6 लेन सड़क चाहिए, बहुत बढ़िया सड़क चाहिए। मुझे जम्मू पठानकोट 1 घंटे में पहुंचना है, तो मुझे 70 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं होनी और चाहिए। लगता है वाकई जो टोल बरामद किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। हाँ। अभी भी सड़कों की अगर आप जाएंगे जजर कोटली रोड पकड़ लीजिए सर, बद से बदतर हालत है रोड की। अभी भी उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही। जनता पैसा तो दे रही है पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो इसका मतलब कहीं ना कहीं एजेंसीज की गलती है। नेशनल हाईवे एजेंसीज के ऊपर किसका काबू? नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट के अंडर आती है। गवर्नमेंट भारत सरकार के केंद्र में अंडर कहाँ है? आती केंद्र में कौन है सर? है। इसमें कोई तो राय नहीं सर हो रहा है ना, फिर सर मानते हैं ना सर, मानिए ना सर। इसमें कोई तो राय नहीं कि कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार ही डील करेगी। दी जा रही है ना सर। इसमें डील नहीं दी जा रही है। अब आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया भी तो आईना दिखाता है ना, आपने ये बात सामने लाई है। आज भी मैं डायरेक्टर नेशनल हाईवे से बात करूंगा, अगर आपके पास उसके कुछ फुटप्रिंट्स होंगे आप मुझे भेजना भी, तो उसको टेकअप करेंगे, ठीक है ना, बात उन तक जम्मू पहुंचेगी। कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित के हिसाब से क्या यहाँ पे टोल जरूरी है? टोल प्लाजा लगना? टोल हर जगह है, टेबल हो, यूटी हो या स्टेट हो। अगर सड़क 6 लेन यूटी में बन रही है तो यूटी करके टोल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। लोगों की शिकायतें हैं कि टोल प्लाजा पे भी काफी सारे लोगों को हरासमेंट हो रही है, उनके डबल जो कि फास्टैग टोल भी लिए जा रहे हैं। क्या इस पर जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर किसकी कमान है सर? क्या इन चीजों को वो तो जो भारत जनता के सरकार हित के लिए हो तो भारत सरकार किसकी है सर? भारत सरकार के अधीन आता है। मैंने कहा ना, अब जैसे एक आधा कोई पहलू ऐसा बन जाता है तो मीडिया एक बहुत बड़ा आईना होता है। आप जब उसको अब अपने सामने लाया है, आप इसका मुझे फिटप्रिंट भी दीजिएगा, इसको टेकअप करेंगे। अगर यहाँ रेक्टिफाई नहीं होगा तो दिल्ली बात करेंगे, लेकिन काम होगा वो। सर आपको लगता है इस समय जो केंद्र में सरकार और भाजपा सरकार ने जो वायदा किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक आह्वान पर पूरी जनता, देश की जनता खड़ी हो जाती है, पूरी जनता पर उनका मान सम्मान करती है। और ये भी वायदा किया गया था प्रधानमंत्री जी की, जब रैलियां होती थी इलेक्शन के दौरान, वायदा किया गया था यहाँ पर बेरोजगारी खत्म होगी, हमारी जनता जो खास करके डेली वेजर की आपने अभी बात की, उनको परमानेंट किया जाए। आखिर कब सर उनकी ये उम्मीद पूरी होगी? क्योंकि उनमें से अभी कल की बात करें, उधमपुर में एक हमारा जो डेली वेजर है जो पोल पर लटक गया, शहीद हुआ, बताइए उसकी परिवार का क्या? इसमें कोई तो राय नहीं है। उसके परिवार का क्या कभी दर्द जाना है? बिल्कुल जाना है। मैं तो अगर आपको लगता है पुरानी सरकारों ने गलती की तो भाजपा अपना विश्वास जताए ना। बिल्कुल भाजपा सरकार ऐसा कुछ कर जाए कि सदियों तक याद रहे। देखिए, इसमें कोई तो राय नहीं। अगर हमने उनसे वादा किया है कि हम इनको परमानेंट कराएंगे तो उसके ऊपर काम भी हो रहा है, ऐसा कि काम नहीं हो रहा है। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा ना, इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ब्लैक शीप्स है, काली भेड़े ऐसी हैं जो चाहते नहीं है कि पब्लिक ओरिएंटेड काम होना चाहिए। किसका शिकंजा होना चाहिए? अभी तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो कर रहे हैं। किसका है सर? एलजी केंद्र सरकार का ही है। पूछ रही है ना सर, आप कह रहे एलजी साइड पे कर, जबकि जब भी कोई इस तरह की बात होती है आप नाराकशी कर लेते हैं जी। एलजी तो एलजी किसका सर? एलजी भी तो आपका ही है ना सर, वो भी तो आप ही के आदेशों का पालन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कहाँ कमियां बताइए ना? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भाजपा में कमी है, भाजपा में नहीं कमी है, या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ब्लैक शीट्स है उन पर नकेल डालने की जरूरत है। उसको करेंगे, नकेल में ला रहे हैं। कड़वा नहीं है, लेकिन सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। और हमने हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को पहुंचाया है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ गलत लोग हैं उन पे भी नकेल डालिए, कि उनकी नकेल डालेगा कौन सा? नकेल डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन को ही डालनी है। एडमिशन किसकी? बार-बार ये पूछ रहे हैं ना सर। कहीं ना कहीं तो मानिए, कहीं ना कहीं आगे तो दिखे ना सर, आप भी किसकी है एडमिनिस्ट्रेशन? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। कहाँ से आदेश? अरे एलजी साहब को आदेश की जरूरत नहीं होती है। एलजी साहब जो है खुद भी बड़े समझदार हैं, अच्छे पॉलिटिशियन है, और जमीनी स्तर पे उनको नहीं, सड़कों पे तो उसका कारण ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उसका कारण पिछले बैकलॉग से मैंने बताया ना, विश्वास था ना, पिछला बैकलॉग। मनोहर सिन्हा जी एक बड़े ही वरिष्ठ कहेंगे नेता रहे हैं, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छी छवि वाले हैं। जनता का जब ये आए, जनता का बहुत चेहरे पर खुशी है कि कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आएगा। पर लोगों का आप कहना, ये हम नहीं कह रहे सर, जनता कह रही कि वो भी एक कठपुतली की तरह हो गए हैं। वो भी केंद्र सरकार से जो जिस तरह का आदेश आता है, गवर्नर साहब भी उसी तरह मुड़ते हैं। आप खुद देखिए सर, इस तरह की जम्मू कश्मीर की तस्वीर कभी सोची थी हमने कि जम्मू की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, हमारे युवाओं को, हमारी जनता को भाजपा पर बहुत ही विश्वास था, जिसके चलते प्रचंड बहुमत के साथ आज भाजपा केंद्र में है। इस बात को मानते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी जनता की आवाज कौन सुनेगा? ये सवाल है आपसे सर। इसमें तो गुजरानी सुनने वाले भी हैं। एक चीज और सर, अभी तो डेली वेजेस की हमने बात की, आपने कहा मैनिफेस्टो में रखा था, अभी चल रहा है, कब तक होगा? उनमें से कुछ लोग तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए, कुछ लोग रिटायरमेंट एज के बिल्कुल करीब है, वो क्या परिवार के लेके जाएंगे सर? एक उम्मीद थी ना, वो उम्मीद तो भाजपा से थी, तो वो भी टूटती नजर आई। और सबसे बड़ी बात, मंदिरों का शहर, हमारा जो जम्मू है मंदिरों को शहर से माना जाता है, एक अलग ही पहचान है हमारे जम्मू की, और वाकई सही भी है। कश्मीर धरती पर स्वर्ग और जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आज वही मंदिरों की हालत जर्जरी है। क्या कभी आपने
क्या आपके नेताओं ने कभी इन चीजों को गौर करने की कोशिश की? बिल्कुल करते हैं। आज 150 दिन से लगातार धर्मा ट्रस्ट के पुजारी, वहाँ के कर्मचारी वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आप कहते हैं बिल्कुल करते हैं, आपका कोई भी नेता गया, बात करने से ही बात बनती है। रंधावा सर, क्या उनकी मांग गलत है क्या? आप पता क्या है, इस वक्त परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि इनके धरनों पे जाकर कहीं इनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाला काम तो नहीं कर रहे हम लोग। ये जो सियासी लोग जा रहे हैं, जो अब तक गए हैं, उनकी बैकग्राउंड देखिए क्या है। इनको खराब करने वाले तो वही लोग थे और आज उनके जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं। कौन लोग गए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गए। धर्मा ट्रस्ट को खत्म करने का हमेशा, अरे उनको अपनी पार्टी का तो वजूद ही अभी कुछ नहीं ना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहते हैं ना वजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेवार है धर्मा ट्रस्ट के लोगों की इस्तीफाई के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही जिम्मेवार हैं धर्मा ट्रस्ट की कश्मीर की जमीनें जो है कब्जा करने के लिए या जबरदस्ती खरीदने के लिए। मांग है कि इसको बोर्ड के तहत देखिए उनकी डिमांड जो है बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। देखिए उसमें क्या है, मैंने कहा ना, हमने राय नहीं, हमारी उनसे बात होती है, बिल्कुल बात होती है, वो मिलने भी आते हैं, लेकिन वहाँ उनके धरने पे जाके फोटो खिंचवानी और उनको ये बताना मैं आपके साथ हूँ, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज फोटो वो लोग खिंचवा रहे हैं जो अपना वजूद खो चुके हैं, जिनका अस्तित्व खत्म हो गया है। उनकी बात 150 दिन लगातार पहुंची है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंची है। अब उसके पहलुओं पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई एक फैमिली के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं है, लड़ाई एक फैमिली के साथ है। फैमिली धर्मा ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज उनके साथ है। उनके ऊपर किसका वो है? उनके ऊपर किसी का भी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। एक फैमिली है ना, वो मालिक है उसकी, वो मालिक है उसकी, बाय बुक्स वो मालिक है, बाय डॉक्यूमेंटेशन वो मालिक है। उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी भाई आप ये कर दो, पॉसिबल नहीं है। ये म्यूचुअल एक सेटलमेंट होने की जरूरत है कि भाई इन लोगों ने उम्रें आपको दी है, इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी जो है आपके लिए काम कर रही है। उन्होंने, आपने वहाँ पे देखा होगा पोस्टर, मंदिरों की हालत भी देखी होगी, और एक अच्छा मैसेज नहीं जाता यहाँ से। जब मंदिरों से लोग मंदिरों के लिए आते हैं, हमारी प्राचीन मंदिर है, हमारी धरोहरें हैं, तो क्या धरोहरों को बचाना गलत है सर? नहीं, गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका बोर्ड बनना चाहिए और इनकी इमीडिएटली सुनवाई होनी चाहिए। मतलब आपने कहा कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल, मन मर्जी करते हैं ट्रस्टी, जो करें जमीन। फिलहाल तो कर ही नहीं है, फिलहाल तो कर ही नहीं है ना। मैं कहता हूँ धर्मा ट्रस्ट की कश्मीर की जमीनें किस परिवार ने खरीदी, कौन लोग हैं जिन्होंने बेची सर? जिन्होंने बेची वो भी बराबर के कल्प्रिट है। हाँ, दोनों। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एलजी साहब को चाहिए कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको सीबीआई इंक्वायरी कराइए, जिन्होंने बेची, जिन्होंने खरीदी। अब आपने पॉइंट पे आए हैं, आपने अभी कहा कि वो खुद ही मालिक है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहते, पर अभी आपने अपने वर्ड जो लाए, हमारी जनता पूरा सुन रही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सीबीआई इंक्वायरी वो भी यही चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। चाहते हैं हमारी मंदिरों की धरोहर, क्योंकि उनकी मांग आप भी मानते हैं जायज है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सालों साल दिए, उनके पूर्वज अगर जमीनें छोड़ के गए थे तो मुसलमानों को या काफ को बेचने के लिए थोड़ी छोड़ के गए थे। वो इसलिए छोड़ के गए थे कि आने वाले दिनों में इन जमीनों पे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, जिससे लोगों का भला हो, सैकड़ों घरों को रोजी रोटी मिले। हमारे हॉस्पिटल अच्छे बनेंगे तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हरि निवास का होटल बना दिया। जिस महाराज की कुर्सी को देखने के लिए हम लोग उस वक्त छोटे छोटे होते थे, 2 रुपए की टिकट लगती थी कि वो गद्दी देखने जाना है जिस पे महाराज जी बैठते थे, तो वहां पे आजकल शाम को शराब चलती है, वहां पे मदिरा चलती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस परिवार का कैरेक्टर मर चुका है, उस परिवार का जमीर मर चुका है, जो अपनी पुश्तैनी जमीनों को गलत हाथों में बेच रहे हैं। बजाय इनकी मदद करने के, अगर आपने गलत हाथों में बेच भी दी है, वहां से आपने अरबों रुपया कमाया है, वो कहाँ लगाया? आप क्या करेंगे? बड़ा सेंसिटिव इशू है, आप क्या करेंगे? भाजपा जो पार्टी, वो बीजेपी पार्टी क्या करेगी? देखिए, इसमें पार्टी का कोई वो नहीं बनता है। मैं आपको कह रहा हूँ, जम्मू का नागरिक होने के नाते मैं धर्मा ट्रस्ट के इन परिवारों के साथ हूँ। जम्मू का नागरिक होने के नाते इनकी डिमांड जायज है, बिल्कुल जायज है। साथ होना तो क्या कर सकते हैं सर, क्या करेंगे? देखिए, जहां तक हमारी बात पहुंच सकती है हम पहुंचाएंगे, लेकिन इसको हम राजनीतिक रंग देने का प्रयास करें जी मैं बीजेपी का लीडर इसलिए मेरी ऐसा नहीं है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लोग उनके धरने पे जा रहे हैं जो उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, वो लोग जिम्मेवार हैं इनकी तबाही के लिए, और वो नमक छिड़क रहे हैं जाकर। और भैया जिंदाबाद करो, हम कर देंगे, मरहम लगा दीजिए ना, हम मरहम लगाएंगे ना, और लगा भी रहे हैं। वो नमक छिड़क, अरे रश्मि, हमारी उनसे लगातार बात होती है, आप उनसे कभी पूछिएगा, उनके नुमाइंदे मेरे साथ हमेशा टच में रहते हैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं राजनीतिक होने के नाते बीच में नहीं आऊंगा, ऐसे आ भी जाऊंगा तो उसको मीडिया देखेगा कि बीजेपी का फेस आ गया। वो आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि आप बेबाकी से बोलते हो और जो सवाल हम आपसे पूछते हैं बड़े अच्छे तरीके से उसका वर्णन भी करते हैं। एक सवाल सर, विक्रम सर, कि मीडिया का काम है सर तीखे आड़े सवाल पूछना, और आप एक नेता होने के नाते आपका काम है जवाब देना सर, क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं, हम जनता की आवाज आप तक लाने की कोशिश करते हैं। और सर आखिरी सवाल, भाजपा हेडक्वार्टर, जनता जहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर जाती है, वहाँ पर बड़े बड़े नेतागण भी बैठते हैं, मानते हैं इस चीज को सर?
तभी तो हेडक्वार्टर बनाया था ना, कच्ची चौनी से शिफ्ट हेड ऑफिस हमारा, हमारे लिए वो मंदिर है। बिल्कुल मंदिर है ना, तो मंदिर में कौन जाता है? कार्यालय में जाते हैं हम, कार्यकर्ता जाते हैं, आम नागरिक भी आते हैं। आम नागरिक आते हैं ना, मंदिर में कौन जाता है ये पूछ रहे हैं। श्रद्धालु जाते हैं। श्रद्धालु जाते हैं अपनी मनोकामना लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, ठीक है। तो हम एक चीज बताना चाहेंगे, हम किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे, पर जो सही बात है वो सामने लाना चाहिए। आज 2-2.25 महीने से लगातार वो यूथ CISF BSF के यूथ जो बैठे हैं आपके कार्यालय के बाहर बैठे हैं धरना, अभी बारिश है ना, अभी भी बैठे होंगे। क्या आपने एक इंसानियत होने के, जम्मू वासी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते रिस्पॉन्सिबल, आपने उनसे जाकर बात करने की? नहीं, हमारी लीडरशिप गई, जिनको जाना चाहिए था, जिनको डायरेक्शन से हाईकमांड से हुई थी, वो लोग गए थे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी एक पद्धति होती है काम करने की। मैं वहां जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकोया, मैं XMLC आ गया हूँ, मैं आम नागरिक बन के जाता ना रश्मि जी, तब भी उसको इस तरीके से देखा जाना था कि बीजेपी का ये वाला फेस आ गया। मैं पॉलिटिकल लाइन में नहीं होता, सोशल होता, फिर मैं चला जाता, आपके साथ भी चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ना था, एक नागरिक के नाते क्या चला लगता गया। है जो अभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, जो आज 2.25 महीने मुझे लगता है कि वो गलत हाथों में चढ़ गए हैं, बहुत गलत हाथों में चढ़ गए हैं। भगवान ही उनका भला करे, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनको जो भी होगा वो हम ही करेंगे, हम ही ने करना है, हम उनको खराब नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। हम जो CISF और BSF की बात करें, हम कभी नहीं कहेंगे हमारी जो ये बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं या इनके जो आलिया अधिकारी हैं, हम उन पर कटाक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसी हमारी फोर्सेस हैं, हम दिल से इनको सैल्यूट करते हैं और कभी भी ये गलत नहीं हो सकते, हम ये कहेंगे। पर कहीं ना कहीं जो उनका एक सवाल है वो आप तक लाएंगे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा, कि जब 1356 पोस्टें थी तो 3300 से अब बच्चों का उन्होंने मेडिकल लिया, उनका फिट भी हुए, मेडिकल रिटर्न भी हो, क्लियर किया। उसके बाद जब बच्चों ने शोर मचाया तो जब मिले पीएमओ या हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब, उन्होंने ये आश्वासन दिलवाया कि आपके लिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट की जाएंगी क्योंकि आप मेडिकल फिट है। उसी एक बात को लेकर बच्चे आज 2.25 महीने से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है। इसके बारे में क्या डॉक्टर जितेंद्र साहब जम्मू आए, अगर वाकई कहीं उनसे भी ये कहेंगे बोलने में या किसी तरह की कोई भी अगर इस तरह का वायदा किया, क्या बच्चों से बात करना नहीं बनता? मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने कोई गलत आश्वासन उनको नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है और उसको उन लोगों ने कैच कर लिया है और वो गलत हाथों में चढ़ गए हैं। मैं आपको बताऊं ना, मैंने अभी पहले आपसे पहले मीडिया से रूबरू हो रहा था, मैंने उनको कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेस के कॉरपोरेटर जिनका अपना वजूद इलाके में कोई नहीं है, वो वहां जाके उनको दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं, चने दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और उनको पता क्या कह रहे हैं? सर विक्रम से एक चीज और, नेता को अलग रखिए, अगर कोई भूखा है आप क्या देखेंगे, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ या नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूँ या मैं किसी पार्टी का, तभी ना खाना नहीं दूं इनको। सुनिए ना, वो उनको कहते गलत बात है, वो गलत काम नहीं है, वो अच्छा काम किया, लेकिन उनको कहते क्या हो? क्योंकि आपके हेडक्वार्टर के, अगर एक इंसानियत तो दिखाइए ना, अगर आपके हेडक्वार्टर के अंदर बैठ के एसी रूम से चाय पकोड़े समोसे खा रहे हैं, अगर वो बच्चे बाहर भूखे हैं, मैं कहता अगर किसी ने आके इंसानियत दिखा दी, उसको पार्टी से मत वो करना चाहिए था ना। फिर दुनिया, सुनिए ना, नहीं किया ना, दुनिया भर का मीडिया लेके गए, वहां भाषणबाजी की और सबने उनको क्या कहा, आप चिंता मत करो, असेंबली इलेक्शन 3-4 महीने में आ रही है, इनको जम्मू से बाहर फेंकेंगे और उसके बाद आपका हम भला। अरे जम्मू में असेंबली इलेक्शन में तो हमें क्या नुकसान पहुंचाओगे, वो तो आप पैदा हुए नहीं। केंद्र में 2024 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2024 के बाद भी कांग्रेस की दूर दूर तक कहीं सरकार आने के चांस नहीं है। हम कांग्रेस की बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, की बात करनी, पर एक चीज है, नहीं रश्मि सुनो मेरी बात, हालात हैं, और सुनो ना, मैं जो बता रहा हूँ कि उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाले ये लोग, ये काली भेड़ें, ये काले ब्लैक शिप जम्मू के, इनके मुंह पे तमाचा नहीं मारना चाहिए था। ये क्यों वहां पर गए, क्यों उनके, अगर आप उनका भला चाहते थे आप मीडिया नहीं लेके जाते, आप उनसे बात करते यार, आपका इश्यू बड़ा जेन्युइन है। हम भी अपनी लीडरशिप, मैडम सोनिया गांधी जिसके वजूद कोई नहीं है, राहुल गांधी जो कहीं अस्तित्व में नहीं है, हम उसको एक चिट्ठी देंगे, अगर वो पढ़ पाया समझ पाया तो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। भाजपा कहाँ मरहम लगा रही है, हम यही सवाल पूछेंगे। देखिए भाजपा की लीडरशिप ने कि बाकी पार्टियां जो कि नमक छिड़कने का काम करी, भाजपा कहाँ मरहम लगा रही है? भाजपा हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। भाजपा विकास का हर वो पहलू छूना चाहती है जिसमें जम्मू कश्मीर एक तरक्की याफ्ता जो है वो यूटी बने, और भाजपा हर जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए खड़ी। क्या कहेंगे विक्रम रंधावा जी आपसे, क्योंकि आपने जो आपसे बात करनी, वार्तालाप की, हमने जनता के मोस्टली मुद्दों को जो उजागर किया और आपने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया। आखिर कब अंत होगा हमारी जनता के परेशानियों का? महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, और जिस तरह का विकराल रूप है आप देख रहे हैं कोरोना महामारी का, क्या हमारे जम्मू में इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी है कि अगर भगवान ना करे कि केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, अगर लॉकडाउन की स्थिति बन जाती है,
क्या जनता को राहत देने का कार्य पहले से शुरू कर दिया? देखिए, लॉकडाउन पहले भी देश ने झेला है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 80 करोड़ की जनता को 8 महीने मुफ्त में राशन दिया है। यहाँ देश का कोई और प्रधानमंत्री होता ना, आज 80 करोड़ यहाँ लाशें निकली होती। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने देश को वक्त रहते संभाला। मुझे लगता नहीं है कि अभी लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। कोरोना है, बिल्कुल है। तो रिंगटोन भी लगाई हुई है प्रधानमंत्री जी के उधर से, रिंगटोन भी है कि 2 गज की दूरी, मास्क पहना है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। तो जो रैलीज हो रही हैं देखिए, बंगाल में बड़ी बड़ी, अमित शाह जी तो बिना मास्क के खुद ही ऐसा नहीं है। चुनाव वो पहले घोषित हो चुका था, चुनावों में रैलियां भी होती हैं, चुनाव का मापदंड तय हो चुका था। मास्क नहीं लोगों ने लगाए होते हैं, अमित शाह जी ने भी लगाया होता है। कभी स्टेज से होते वक्त नीचे हो जाए ऊपर हो जाए अलग बात है, अदरवाइज वो लगाए होता है। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी इसको ले रही है सीरियसली। और अब क्योंकि उनके 4 फेज आगे जाएंगे। जनता को 500 रुपया जुर्माना हो रहा है ना, जनता को एक वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, 2 पुलिस वालों ने पीट कर उसको बेहाल कर दिया। तो अगर ऐसे नेता, अगर खुद ही जिन लोगों ने कानून बनाए, जिन्होंने रिंगटोन बनाई, अगर वो खुद ही मास्क नहीं पहनेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, कितना बड़ा खतरा है। उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पहना होगा मास्क, कहीं ना कहीं मिसलेड हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता। और गृह मंत्री है, देश चला रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है वो, और जमीनी स्तर से उड़ा हुआ व्यक्ति उनके लिए भी रूल्स, जो रेगुलेशन, SOPs, गाइडलाइन, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी, ये चीज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के नाते अगर हम जनता को आह्वान कर रहे हैं तो जनता खुद ही हम वो चीज नहीं करेंगे तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सर? ऐसा नहीं है। तभी हमने स्टार्टिंग में आपको कहा कि आप मास्क नहीं, मैंने पहना ही होता। आपके शुभम जी ने कहा ये बात ठीक नहीं सर, जो शुभम जी ने खुद पहना, वो ऑफ कैमरा पर फिर भी, बैक कैमरा फिर भी पहना हुआ सर। नहीं, लेकिन रहना चाहिए। ये आपकी मैं गमछा पहन के रखता हूँ। नेतागिरी साइड पर रही, आप पार्टियां साइड पर रही, पर सबसे बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, जान है, जान को भी बचाना है और जहान को भी। ये आगे से भी ध्यान रखिएगा सर। विक्रम जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूर्व MLC विक्रम रंधावा जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता। और जिस तरह से हमने इनकी खट्टी मीठी कड़वी बातें भी कही और बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने सरलता से जवाब भी दिया। उम्मीद करते हैं जो भी हमने आज इनके साथ मुद्दे रखे, हमारी जनता अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।